So hello everyone. Today we are gonna start with unit 4 of OOPS in C++. तो लाइक ये लास्ट यूनिट है, तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और कोड्स थोड़े कम हैं बट इम्पॉर्टेंट है। जो जो कोड मैं बताऊंगा, तो स्टार्ट ही करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस क्लासेस। तो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस क्लासेस क्या होते हैं? दे आर प्री डिफाइंड कॉम्पोनेंट्स इन द सी प्लस प्लस standard library that provide is ready to use functionality for common programming tasks. These classes eliminate the need of reinvent the wheel, often tested, optimized implementations of data structure and utilities that every C++ programmer needs. मतलब ये तो हो गया बुक की डेफिनेशन। तो ये होता क्या स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस क्लासेस? सी प्लस प्लस क्लासेस जो होते हैं स्टैंडर्ड, ये प्रोवाइड करते हैं रिच सेट ऑफ क्लासेस इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट एसटीएल बोलते हैं जिसको, एल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, सो या ठीक है। तो इसलिए करते हैं ताकि टू फैसिलिटेट कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क। ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ की क्लासेस होती हैं जो लाइक जैसे कि वेक्टर, लिस्ट, डी क्यू, आपका हो गया क्यू, हो गया एक स्टैक, हो गया मैप आ गया, सेट आ गया। ये एग्जांपल्स हैं, और भी होते हैं लाइक स्ट्रिंग, अनऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड मैप, ये सब होते हैं। तो ये थोड़े से एग्जांपल बस लिख लेना इसके साथ। तो की कैटेगरीज क्या होती है? स्ट्रिंग क्लास, आईओ इनपुट आउटपुट क्लास, कंटेनर क्लास, यूटिलिटी क्लास, स्मार्ट पॉइंटर। स्ट्रिंग क्लास के अंदर से इसका तरीका ऐसे होता है: स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फॉर डायनेमिक टेक्स्ट मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट क्लासेस फॉर आईओस्ट्रीम एंड एफस्ट्रीम फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, इसके बारे में और आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। कंटेनर्स क्लासेस वेक्टर, लिस्ट, मैप और डेटा स्टोरेज, यहाँ पे मैंने बताए थे। इन्होंने बस कैटेगराइज करके लिख दिया, तुम्हें भी कैटेगराइज करके लिखो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूटिलिटी क्लासेस पेयर, टपल फॉर ग्रुप डेटा, यूनिक पॉइंटर, शेयर्ड पॉइंटर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। अगला टॉपिक मतलब इसके अंदर ये मतलब कह सकते हो आप सब टॉपिक जैसे लिख सकते हो कि टाइप्स, इसका मतलब फीचर क्या? टाइप सेफ्टी फीचर, ये फीचर्स हैं पोर्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। सो लाइक टाइप सेफ्टी क्या होता है? इट प्रोवाइड कंपाइल टाइम चेकिंग, प्रिवेंटिंग कॉमन प्रोग्रामिंग एरर बिफोर टाइम। ठीक है। परफॉर्मेंस हाई ऑप्टिमाइज इम्प्लीमेंटेशन एंश्योर योर कोड रन एफिशिएंटली विदाउट सैक्रिफाइसिंग रीडेबिलिटी। ओके। पोर्टेबिलिटी इसका एडवांटेज है ये, मतलब फीचर तो है ही, एडवांटेज ही है। राइट वंस कंपाइल एनीवेयर, स्टैंडर्ड क्लासेस वर्क कंसिस्टेंटली अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड कंपाइलर्स। ओके, सो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे इंक्लूड हाई स्ट्रीम, वो तो हम करते ही हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जैसे इन्होंने स्ट्रिंग किया, वेक्टर किया, मैप किया, उन्होंने यहाँ पे यूज भी किया स्ट्रिंग, वेक्टर, मैप। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एस टी डी और फिर ये डबल कोलन, एस टी डी डबल कोलन, देन एस टी डी, ये क्या है? तो हम जब ये पहले यूज होता था ये वाला, बट अब हम क्या यूज करते हैं? यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अगर हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ओके, देन हमें ये, एक सेकेंड, ये एस टी डी बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये अभी मतलब एक स्टैंडर्ड क्लासेस एक्शन कैसे लेते हैं, ये वो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो अभी तो ये हमें करना पड़ा। ओके, तो हम बस वही होता है, एस टी डी है, बार बार कैसे कॉल कर रहे हैं, बस ये वही है। ये हम एस टी डी यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो बार बार यूज नहीं करना होता। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट 3 में। ठीक है। बट फिर भी देख लो, ड्राइव क्लास allows the derived class to inherit from more than one base class simultaneously. ठीक है जी। Combining features behavior from multiple sources. This powerful mechanism enable complex class hierarchies but careful design to avoid ambiguity and maintain code readability। ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं, जैसे बेस क्लास जो होती है, वो होती है डिफाइन सेपरेट फोकस फंक्शनैलिटी डिफरेंट बेस क्लासेस। ठीक है। ड्राइव क्लास, इट कंबाइन मल्टीपल बेस क्लास यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। ठीक है। इसका अभी आप देखो कैसे होता है। यूनिफाइड इंटरफेस, एक्सेस ऑल इनहेरिटेड मेथड थ्रू अ सिंगल डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा देख लेना।
ये होता क्या है, बस इसका पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है। मतलब जितने भी इनहेरिटेड मेथड, मतलब मेथड्स है ना इनहेरिटेड हमारे, जो भी हमने कॉल किए हुए हैं, उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। तो बेसिक मल्टीपल इनहेरिटेंस का वो कोड कैसे होता है। बेस बना दी हमने, एक बेस क्लास यहाँ पे एक और बना दी। अब डराइव्ड फ्रॉम बेस वन और पब्लिक बेस टू, उसके अंदर हो गए हाँ एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये देखो, ये हमने एक वो बनाई, इसके अंदर से हमने एक ड्राइव क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक पब्लिक बेस टू करके इसके अंदर, मतलब मैं बताता हूँ एक सेकेंड। मतलब ये क्लास बेस टू बेस वन जो ऊपर बनी, इन दोनों से मिलकर एक डराइव क्लास बनी, जिसके अंदर हमने ये दी, पब्लिक के अंदर हमने डेटा दिया। मतलब दो क्लास से, जैसे इधर इससे इससे मिलके हमने एक क्लास बना दी, ये इन दोनों से मिलके, बस कुछ नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस यही था, आप लोगों ने भी पढ़ा था। डायमंड प्रॉब्लम मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट ये है, when two base class inherited from a common ancestor, a common ancestor, the derived class ends up with duplicate copy of ancestor's member। हाँ जी, this creates ambiguity and waste memory। सही बात है कि हम जब दो बेस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं तो उनके कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है एंसेस्टर मेंबर्स की, जिससे मेमोरी बढ़ती है। इससे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। बाय यूजिंग वर्चुअल इनहेरिटेंस यू ensure only one copy of the common base class exists, eliminating ambiguity and reducing waste। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन होता है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट एक अगर इसको लिखोगे पेपर में, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में आता है बड़ा क्वेश्चन, तो बस इसके बारे में थोड़ा लिख देना। और इसका सिंटेक्स ये होता है, ड्राइव क्लास वर्चुअल पब्लिक बेस क्लास, वर्चुअल पब्लिक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास, वर्चुअल पब्लिक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास टू, एंड क्लास फाइनल इज डिराइव फ्रॉम पब्लिक ड्राइव वन पब्लिक ड्राइव टू। ओके, फाइनल क्लास हमने इस दोनों से, तो उससे क्या होगा कि एक ही कॉपी आएगी बेस क्लास की। ओके, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते क्या, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो सामने डेफिनेशन लिखी है ये कहती है कि दे मेंटेन देयर स्टेट अक्रॉस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, enabling data to survive beyond a single runtime session। This capability is fundamental for application requiring data storage, use preferences, game saves, configuration management, and scenarios where information must be preserved between runs। मतलब क्या है इसका, समझ ही नहीं आया भाई। तो एग्जैक्टली क्या है, जो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट whose lifetime extends beyond the scope of duration of the function। मतलब यहाँ पे बहुत, मतलब कि एक तरह से उसको ब्लॉक कर देता है इन विच इट इज क्रिएटेड। और इसके अंदर लाइक मतलब सी प्लस प्लस के अंदर ना उसके बहुत सारे वेज होते हैं क्रिएट करने के। मतलब डिपेंडिंग ऑन द, मतलब जैसे हमारा डिजायर्ड स्कोप और स्कोप स्टोरेज की जो ड्यूरेशन, तो लाइक इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन एंड डायनेमिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो मैं लिख देता हूँ, ये नीचे होगा, होना तो चाहिए। अ, एक सेकेंड, नहीं है शायद, तो मैं लिख ही देता हूँ आसपास अभी तुम्हारे पास, स्टोरेज ड्यूरेशन। हाँ, एक सेकेंड। फर्स्ट स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, सेकेंड इज डायनामिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ओके, तो ये दो होते हैं। तो स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम्स लाइफ टाइम। मतलब जो ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो क्रिएटेड ये परसिस्ट करते हैं एंटायर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे। यू कैन क्रिएट स्टैटिक ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन और क्लासेस। तो ये होता है ये स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो ये पेपर में इतना तो नहीं आता, लिखने को तो नहीं आता जितना पीवाईक्यू में अगर आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन।
मतलब इसका होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। इसमें क्या था? स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक, इसमें न्यू। ओके, इसमें था न्यू। तो डायनेमिक में क्या होता है? दे परसिस्ट अंटिल एक्सप्लिसिटली डीएलोकेटेड यूजिंग डिलीट। मतलब तब तक परसिस्ट करेंगे जब तक अ, उसको डीएलोकेट नहीं कर देते, डिलीट कीवर्ड यूज करके। ओके, तो बेसिकली इसमें इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता है इन दोनों में। बट इसके अंदर जैसे चार वो होते हैं फीचर, लाइक सीरियलाइजेशन होते हैं परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट के, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट डेटा इनटू फॉर्मेट सुटेबल फॉर स्टोरेज। ठीक है भाई। स्टोरेज, राइट सीरियलाइज डेटा इनटू फाइल्स एंड डेटाबेस, रीड स्टोर डेटा बैक फ्रॉम persistent storage, and reconstruct object from retrieved data। तो बाइनरी फाइल आयो, तो अभी तुम्हें ये ऑफ स्ट्रीम तो समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा इस वाले को। बट देख लो क्या होता है। द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच यूजेस बाइनरी फाइल ऑपरेशन, राइट रॉ ऑब्जेक्ट डेटा। दिस मेथड ऑफर्स excellent performance and compact file size, make it deal for performance critical application। तो ये तो बेसिकली, लेकिन ये बनाते कैसे, कोड कैसे होता है, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। Serialization libraries, third-party libraries provide sophisticated serialization capability with features like versioning, cross-platform compatibility, complex object graph handling। तो ये होता है, ठीक है। बट ये 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 होते हैं इस तरह की, लाइक बूस्ट सीरियलाइजेशन, सीरियल प्रोटोकॉल बफर। बट ये पेपर में नहीं आता, ये पेपर में नहीं आता, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, बस इसको पढ़ के रखना, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीम्स एंड फाइल्स। C++ streams provide a unified टाइप सेफ इंटरफेस फॉर इनपुट आउटपुट। एक सेकंड रुकना यार। ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट मीडिया, कंसोल, फाइल, स्ट्रिंग, network connection। The stream hierarchy built and consistent abstraction which allows to use similar syntax whether reading from a keyboard input or processing gigabytes of data। Understanding stream is essential for any C++ developer work with data persistence। एक मिनट रुको बस, मैंने एक टॉपिक और लिखा हुआ है, इसको भी बताता हूँ साथ में, तब तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे चलता है कोड। एक मिनट बस। हम्म, तो ध्यान से सुनना। स्ट्रीम बेसिकली होता क्या है? स्ट्रीम का काम होता है टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है। ये आईओ स्ट्रीम हम लगाते थे ना, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये होता है स्ट्रीम, होता है तीन तरह का। एक स्ट्रीम, देखो देखो बात, फर्स्ट इज स्ट्रीम, सेकंड इज ऑफ स्ट्रीम, थर्ड इज एफ स्ट्रीम। तीन तरह का होता है, ठीक है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम वो होता है दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम फाइल्स एंड यूज टू रीड ओनली इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है? राइटिंग डेटा इनटू फाइल्स, मतलब एक तरह से आउटपुट देना किसी फाइल को, ऑफ स्ट्रीम का। लेकिन एफ स्ट्रीम का काम होता है बोथ इन, मतलब एक तरह से रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों हो जाते हैं इससे। ठीक है। तो ये तीन तीन मोड होते हैं स्ट्रीम्स के, टेक्स्ट मोड, बाइनरी मोड, रैंडम एक्सेस। तो ये दोनों तो नहीं आते इतने पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी वाला तो आई थिंक नहीं है आता, हमारे में भी नहीं आया था। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट विद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कन्वर्जन एंड टेक्स्ट एन्कोडिंग। तो दो बाइट ऑपरेशन फॉर एक्सेस डेटा रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन मैनिपुलेशन यूजिंग सीक और नॉन सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट। ये बता दूंगा मैं फिर भी। तो पहले लिख देखते हैं फाइल में लिखते कैसे हैं। मैंने बताया था ऑफ स्ट्रीम फॉर होता है राइटिंग, हमने ऑफ स्ट्रीम यूज किया। फाइल, फाइल का नाम फाइल वन, इसमें ऐसे ऐसे डाले, डेटा डाला, फिर इसको क्लोज कर दिया। ये काम बाइनरी अगर फाइल है, ऑफ स्ट्रीम बिन फाइल, देन डीएटी एक्सटेंशन होती है बाइनरी फाइल की, देन आईओएस बाइनरी ऐसे करके, देन इंटीजर नंबर ऐसे करके नंबर डाल दिए उसके अंदर, राइट, रीड, इंटरप्रेट, कास्ट इन कैरेक्टर पॉइंटर, मतलब उसको डाला। देन साइज ऑफ
हमने उसके साइज, मतलब जो ये नंबर बनाए थे बाइनरी फाइल्स में, हमने साइज ऑफ नंबर्स को यहाँ पे पूछा कि नंबर का साइज, बाइनरी में उसको क्लोज कर दिया। और रीडिंग में कैसे होता है, टेक्स्ट फाइल को तो सीधा रीड कर लो, स्ट्रीम फाइल नेम, नाम, स्ट्रिंग, लाइन, फाइल, एक लूप चलाई और उसको इनपुट करा लिया। बाइनरी में भी ऐसी होता है, बिन फाइल वही, बस इसमें देखना ना आईओएस बाइनरी लगता है और इधर भी आईओएस बाइनरी, इसमें नहीं लगता। बिन फाइल डॉट राइट डॉट रीड, री इंटरप्रेट कास्ट, ये देखना बस। ठीक है, ये लाइन याद होनी चाहिए तुम्हें। साइज ऑफ नंबर प्रिंट करा लिया और लूप चला के नंबर्स प्रिंट करा लिए। ठीक है, ऑप्शन मैंने बताया था, आउटपुट फाइल, राइटिंग, इफ स्ट्रीम, रीडिंग, एफ स्ट्रीम, बाई डायरेक्शनल, स्ट्रिंग स्ट्रीम, इन मेमोरी मैनेजमेंट फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, पार्सिंग। ये तो वही है, छोड़ो। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा नेम स्पेस। तो नेम स्पेस होता क्या है एग्जैक्टली, तो नेम स्पेस की डेफिनेशन सामने है, पेपर के लिए है ये, बट मैं वो मोटा मोटा बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या इसका काम क्या होता है। इट प्रोवाइड स्पेस वेयर वी कैन डिफाइन और डिक्लेयर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, हमारे वेरिएबल, मेथड, क्लासेस, ये सब। तो नेम स्पेस का एग्जैक्टली काम होता है टू अवॉइड कंफ्लिक्ट्स, क्लियर, क्रिएटिंग क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमने एक कोड बनाया जिसमें एक फंक्शन है एक्स वाई जी, देयर इज अनदर लाइब्रेरी अवेलेबल जिसका सेम काम है एक्स, जिसमें मतलब एक लाइब्रेरी मान लो उसके अंदर सेम एक फंक्शन है एक्स वाई जी इनबिल्ट, तो कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाएगी कि तुमने कौन सा यूज किया। तो नेम स्पेस इसलिए डिजाइन होता है टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी एंड इज यूज्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंशिएट सिमिलर फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। ओके, तो नेम स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं। तो नेम स्पेस का नाम का हमने मतलब वो लिख दिया सिंटेक्स, देन मैथ ऑपरेशन, जो नेम स्पेस का नाम देना है, उसके अंदर डेटा डाला, देन हमने सॉरी फंक्शन बना लिया, अपना मेथड बना लिया, जो भी था, देन नेस्टेड। ठीक है, ऐसे करके एक नेम स्पेस बन जाता है। लेकिन एक नेस्टेड नेम स्पेस कैसे बनाते हैं, एक नेम स्पेस, उसके अंदर फंक्शन और उसके अंदर एक और नेम स्पेस बना के बस उसको रिटर्न करवा लिया, बस, कुछ नहीं है इतना। यूजिंग नेम स्पेस, स्कोप रेजोल्यूशन, ये जो डबल वो होते हैं ना कोलन्स, उसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। तो नेम स्पेस को यूज, डबल रिजल्ट यूज मैथ ऑपरेशन। ठीक है, मैथ ऑपरेशन जो यहाँ पे था, उसमें ऐड ऐड किया, ऐड फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने ऑपरेशन वो दे दिया वैल्यूज, फिर कॉल हो गया। यूजिंग डायरेक्टिव, यूजिंग नेम स्पेस, मैथ ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे करके कॉल, रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ये अपने डेटा दे दिया। यूजिंग डिक्लेरेशन, यूजिंग मैथ ऑपरेशन, यूजिंग मतलब यूजिंग मैथ ऑपरेशन लिख के वही एक्सेस मॉडिफायर लगा, उसको रेजोल्यूशन लगा के पीआई दे दिया और पीआई की वैल्यू वो करा दी प्रिंट। नेक्स्ट इन नेम स्पेस वही, उसका एक का पावर रिजल्ट दे के उसके अंदर एक और दूसरे वाला कॉल करके उसकी वैल्यूज दे दी, वही है। अनोनिमस नेम स्पेस एनालिसिस। एक सेकंड रुकना है, पानी पी लो। इतना याद रखना, एनोनिमस नेम स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं आर ओनली विजिबल विद इन फाइल when where they are defined, similar to static keyword but more flexible। ठीक है, namespace aliases, creating shorter alternative for long namespace, improve code readability without sacrificing original clarity। कुछ नहीं है, नेम स्पेस उसका नाम दे के फंक्शन दे दिया, नेम स्पेस वीएलएन, वेरी लॉन्ग नेम स्पेस, और उसको बस वो क्या कहते हैं, ये दे के स्कोप रेजोल्यूशन दे के उसको यूज कर लिया। नेम स्पेस में तो ये हो गया। अब नेम स्पेस में एक चीज और आई वुड से, चलो नहीं, हो गया, इतना ही होता है सिलेबस में तो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है रन टाइम एनोनिमलीज या एबनॉर्मल कंडीशन जो आती हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे। दो तरह का होता है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, बस। एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन तो यही है, मतलब। और ये आता कैसे है, एरर अकर, रन टाइम कंडीशन डिटेक्टेड इन द फंक्शन, फंक्शन में कोई रन टाइम पे कंडीशन डिटेक्ट हुई, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, स्टैक अनवाइंडिंग। एक सेकेंड, हाँ,
कॉल स्टैक ट्रैवर्स ये कॉल कर दिए। कैच हैंडलर मैच कैच ब्लॉक प्रोसेस एक्सेप्शन रिकवरी प्रोग्राम कंटिन्यूस और टर्मिनेट्स ग्रेसफुली। तो ये तो इसका मतलब प्रोसेस होता है, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब पता होना चाहिए कैसा होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज केस वाई। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू grouping of error types. Second, functions and methods can handle only the exceptions they choose. Third is separation of error handling from normal code। ठीक है, ये तीन इसके क्या है एडवांटेज। ठीक है, ये क्या है, एक सेकंड यार मेरा माउस हिल जाता है। ये एडवांटेज, ठीक है। इसका ये देख लो कैसे कॉल करते हैं। क्लास ये डराइव क्लास की वैसे स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया। ये अब तुम पूछोगे क्या है भैया, नेम एनालिसिस। ठीक है, उसका सिंटेक्स देख लो फटाफट। एक्सेप्शन ऐसे करके, यही तो हमने नॉर्मल क्लास क्लास बना ली अपनी, ड्राइव ड्राइव करके जो भी हम बनाते हैं वैसे भी। अब ट्राई ब्लॉक लगाया, अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो है, थ्रो स्टैंडर्ड रन टाइम एरर डिवीजन बाय जीरो, वरना कैच रन टाइम एरर। और ई मतलब क्या, व्हाट, कौन सा रन टाइम एरर है। कैच उसके अलग अलग तरीके से हमने वो दे दिया एक्सेप्ट मतलब कंडीशंस दे दी। क्योंकि इफ एल्स से तो वो बीच में, अगर तुम्हें भी पता है अगर हम इफ एल्स से कोड लिखते हैं तो बीच में हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे एरर फाइंड करा है, कहाँ पे हमने लॉजिक लगाया, तो वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसका बेसिक सिंटेक्स सिंटेक्स पता होना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि एग्जैक्टली exactly ये यूज क्यों होता है और क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें। बाकी इसमें तो और ज्यादा कुछ है भी। लेकिन अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जेनरिक क्लासेस। जेनरिक क्लासेस क्या होते हैं? It is the idea to allow type like integer, string, and user-defined types to be a parameter to method classes and interfaces। मतलब जैसे एग्जांपल ले, जैसे क्लास है एरे की तरह या मैप की तरह, which can be used using generic very effectively। We can use them for any type। मतलब अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनानी, हम एक ऐसी क्लास बनाए जिससे हम एक बार बनाए लेकिन अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज कर पाए। ठीक है, टेम्पलेट्स तुम्हें पता है कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब यूनिट 3 में पढ़ा है। ठीक है, अब ये टेम्पलेट टाइप नेम टी सिंटेक्स है, क्लास बनाई टी नाम का पॉइंटर देके, डेटा साइज टी कैपेसिटी साइज टी वेरिएबल देके अपना, ये कंटेनर ये सब देके, ये कंस्ट्रक्टर ये फिर यहाँ पे उसका डिस्ट्रक्टर, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पैरामीटराइज वही वॉइड ऐड, ठीक है जी, की डॉट गेट, उसकी बस वैल्यू लेनी। मतलब इस चीज याद रखना कि एक ऐसा क्लास के थ्रू जनरेट बनाना ताकि किसी भी डेटा टाइप के साथ हम यूज कर पाए। ओके, तो इसकी एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज में लिख के लिए, एक सेकेंड। फर्स्ट, कोड रीयूजेबिलिटी। सेकेंड, वर्ड लोडिंग। थर्ड इज once written it can be used for multiple times and cases। ओके, ये इसकी एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। ठीक, अब अगला इसके अंदर क्या आता है। हाँ,
हम्म, एक सेकंड रुकना। स्टैंडर्ड एसटीएल, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एसटीएल, इम्पोर्टेंट टॉपिक, आता ही आता है पेपर में। इसका एसटीएल का मतलब होता है, मतलब एग्जैक्टली एसटीएल होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, one of the key benefit is it provides a way to write generic code, reusable code that can be applied to different data types। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर्स, एलोकेटर, एल्गोरिदम, इटरेटर, फंक्टर्स। कंटेनर्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर लाइक ये सब, एलोकेटर मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, एल्गोरिदम होते हैं जनरिक ऑपरेटर, ये सॉर्ट फाइंड ट्रांसफॉर्म, इटरेटर होते हैं यूज इंटरफेस फॉर ट्रैवर्सिंग कंटेनर्स, फंक्टर होते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट फॉर कस्टमाइजेबल ऑपरेशंस। ठीक है, कंटेनर कैटेगरी, एक आई थिंक इसमें एक चीज और आनी चाहिए। हम्म, यार इसके भी एडवांटेज तुम बता देता हूँ। ये रीयूजेबिलिटी, एफिशिएंट एल्गोरिदम, इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी और लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, इसके एडवांटेजेस हैं। और बाकी बस, ये सीक्वेंस कंटेनर्स ये वाले होते हैं, एसोसिएटिव कंटेनर्स ये होते हैं, नोडल कंटेनर्स ये होते हैं, बस ये दे देना। और एसटीएल मतलब सब, अब टॉपिक एक जो होता है इसके अंदर होता है कि वेक्टर एंड एल्गोरिदम, तो बस इसमें इम्पोर्ट वेक्टर ऑपरेशन क्या होता है, डायनेमिक एरेज विद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम कांस्टेंट टाइम रैंडम एक्सेस, एसटीएल एल्गोरिथम जेनेरिक ऑपरेशन वर्किंग अक्रॉस ऑल कंटेनर टाइप्स विद इटरेटर, इसी एडिशन लाइक लैम्डा। एग्जैक्टली वेक्टर्स, ये वेक्टर्स सुनो, एक वेक्टर होता है क्या, सुनना ध्यान से। वेक्टर आर सेम टाइप ऑफ, वेक्टर आर सेम एज डायनेमिक एरेज विद द एबिलिटी टू रिसाइज सिस्टम। मतलब जो एरेज के हम पहले साइज देते थे ना, वेक्टर क्या होता है, अपने आप को रिसाइज कर लेता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही एलिमेंट क्रिएट होता है, डिलीट होता है स्टोरेज के अंदर, ऑटोमेटिकली ये अपना काम कर लेता है। वेक्टर्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज सो दैट दे कैन बी एक्सेस और ट्रांसफर यूजिंग इटरेटर। वेक्टर बनाते कैसे हैं, ये ऐसे वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर डॉट रिजर्व, 100 की स्पेस दे दी, रिसाइज कर दिया इससे, shrink to fit, reduce कैपेसिटी टू साइज। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वैल्यू देन लास्ट वैल्यू एक्सेस कर दी हम ऐसे करके, मतलब एट, मतलब इस पे कौन सी वैल्यू है, ऐसे रॉ पॉइंटर टू एरे, ये मॉडिफायर्स होते हैं, ये एलिमेंट की कैपेसिटी मैनेजमेंट, ये देना, पुश बैक, ये सारे तुम कमेंट पे दे रखे हैं। वेक्टर बिगिन, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, वेक्टर बिगिन डॉट क्लियर, ये सब वही है। एल्गोरिदम एंड फंक्टर्स, फंक्टर्स का तुम्हें यूज यहाँ पे बताया था, कस्टमाइजेबल ऑपरेशन। ठीक है, कस्टम फंक्टर्स, ठीक है, ये रहने देना, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैनेज, हाँ अगर तुमने इसमें, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब एक चीज, हम्म, ये एच टी डी वेक्टर ये क्या है, मतलब ये क्लास टेम्पलेट है जिसके अंदर वेक्टर कंटेनर और उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड यूजिंग वेक्टर हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके जो बनाते हैं हम, और इसके अंदर लाइक बहुत सारे मेंबर फंक्शन होते हैं, ये सारे इसके मेंबर फंक्शन है, रीसाइज, रीज, स्ट्रिंग टू फिट, ये सारे इसके वो है मेंबर फंक्शन, तो इसके अंदर इतना ही होता है। और एलिमेंट एक्सेस करने के लिए नीचे दे रखे हैं, मॉडिफायर्स हमने दे रखे हैं। ठीक है, ये सभी होता है। और कुछ इसके अंदर यूनिट के अंदर एक आता है टॉपिक, और क्या है, एक सेकंड देख लो, मैं फिर बता दो, मेरे साथ में है ना। नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है आपका, तो बेसिकली ये पढ़ते जाना है सब कुछ। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बता देता हूँ भाई मैं अब तुम्हें, थोड़ा सा, एक सेकेंड यार। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखते जाना तुम अपने हाथ से।
पहला इस यूनिट में। एक्सेप्शन हैंडलिंग, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और आता है एक और टॉपिक ये, वेक्टर तो है, और एसटीएल, हाँ, वेक्टर एसटीएल, सबकी डेफिनेशन और कोड। ये स्पेलिंग से कर लेना यार, मैं नहीं कर रहा, खुद कर लेना, ठीक है, जितना तो कर लोगे, इतना कर लोगे तुम्हारा ये यूनिट 4 का तो हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो हमारे अब। हाँ, अब आते हैं कि इतना थ्योरी मिलेगा कैसे, क्योंकि इतना तो भाई नोट्स में है, बट और अच्छा, 60 आउट ऑफ 60 वाला हमारे प्रीमियम नोट्स में, अगर वो पढ़ लिए तो और बढ़िया, नहीं और उसके अंदर पता क्या है, नोट्स, पी वाई क्यू, और जिसने पी वाई क्यू कर लिया उसके मार्क्स तो प्लस 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 होते जाएंगे। तो पी वाई क्यू तुम, मैं तो कहूँगा हमारे बंडल से खरीदो तो फायदा ही है। और फिर भी तुम कहते हो नहीं भैया वैसे ही करना है वो करना है, तो देख लो यार पुराने पेपर सॉल्व करो, बट क्वेश्चन सारे सॉल्व करो।